प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप घर में स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ रीढ़ की हड्डी। यह एकांकी है और विचार प्रधान एकांकी है और इसके एकांकीकार हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर जी। इस एकांकी का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक प्रतीकात्मक शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी कहा गया है प्रतिष्ठा, इज्जत और मान सम्मान को। जिस प्रकार हमारे यह शरीर है, हमारे शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी है, वह हमारे शरीर को संतुलित रखती है, उसी से हम सीधे खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी यानी कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। जिस व्यक्ति के पास मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, समाज में जिसे लोग अच्छी नजर से देखते हैं, मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वह व्यक्ति ही समाज में सुखी है, प्रसन्न है। और जिसकी अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, अपनी इज्जत नहीं है, अपना आत्मसम्मान नहीं है, मान सम्मान नहीं है, समाज में जिसे लोग सही दृष्टि से नहीं देखते, उसका अपना कुछ भी नहीं है। क्योंकि सामाजिक बनने से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। और सामाजिक व्यक्ति कब बन सकता है? जब उसका चरित्र सुदृढ़ हो, चरित्र मजबूत हो। जिसका अपना चरित्र नहीं है, वह व्यक्ति समाज में मान सम्मान के योग्य नहीं है। इस एकांकी में एकांकीकार ने नारी समस्या, नारी शिक्षा और नारी उत्पीड़न की समस्या को उठाया है कि किस प्रकार से समाज में नारी का उत्पीड़न होता है, नारी शिक्षा के ऊपर पाबंदी है और किस तरह से विवाह की योग्य लड़कियों का भी शोषण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि एकांकी किसे कहते हैं। साहित्य की कई विधाएं होती हैं, गद्य विधा और पद्य विधा। गद्य विधा के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र और एकांकी तथा अन्य और भी विधाएं हैं जो आती हैं। एकांकी नाटक की तरह है। नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा और एकांकी को वन एक्ट प्ले कहते हैं। एकांकी के तत्व वही हैं जो नाटक के तत्व होते हैं, लेकिन नाटक का परिदृश्य विशाल होता है। उसमें कई कथानक आपस में गुथे होते हैं, उनमें असीमित पात्र हो सकते हैं, उसके संकलन त्रय, देश, काल और वातावरण भी विशद हो सकता है, संवाद अनेक और उद्देश्य भी कई हो सकते हैं। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता। एकांकी में सीमित कथा वस्तु होती है, छोटी कथा वस्तु, संक्षिप्त कथा वस्तु होती है। इसके पात्र भी सीमित होते हैं, इसका संकलन त्रय, देश, काल और वातावरण भी सीमित होता है, संवाद कम और प्रभावशाली होते हैं और किसी एक समस्या को लेकर एकांकी लिखी जाती है। नाटक को अगर हम मंचस्थ करें तो 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन एकांकी को हम आधे घंटे में मंचस्थ कर सकते हैं। एकांकी नाटक की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि हम इसे कम समय में भली भांति मंचस्थ कर सकते हैं और कम समय में पाठक एकांकी को पढ़ भी सकते हैं और उसके उद्देश्य को भली भांति समझ भी सकते हैं। इसलिए नाटक की अपेक्षा एकांकी अधिक प्रसिद्ध हुई है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रमुख 6 पात्र हैं। उमा रामस्वरूप जो उमा के पिता हैं, प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी, गोपाल प्रसाद जो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, शंकर गोपाल प्रसाद के पुत्र और रतन रामस्वरूप बाबू का नौकर है। उमा जो पढ़ी लिखी आधुनिक युवती है, वह अपने आत्मसम्मान के प्रति सतर्क है, सचेष्ट है। जिस समय बाबू गोपाल प्रसाद आते हैं और उसकी परख करने लगते हैं, नाप तोड़ करने लगते हैं, उससे अनेक सवाल पूछने लग जाते हैं, तब वह गुस्सा हो जाती है और अपने मनोभावों को व्यक्त करती है कि क्या लड़कियों का मन नहीं होता, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें खरीदार आए और ठीक से परखे, ठीक से देखे, फिर खरीद कर ले जाए। तो इस तरह से वह आज की नारी की पीड़ा को व्यक्त कर रही है कि किस तरह से नारी का शोषण किया जाता है समाज द्वारा, समाज के कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो लोभी हैं, जो खुद ही भ्रष्ट हैं। तो यह उस
नारी समस्या को स्पष्ट करती है। इसके बाद रामस्वरूप बाबू हैं, उमा के पिता हैं। ये मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं। ये उमा के विवाह को लेकर चिंतित हैं। जैसा कि आज मध्यम वर्गीय पिता अपनी लड़की को लेकर चिंतित रहता है। जब लड़की बड़ी हो जाती है तब वह उसके सुयोग्य वर की तलाश करता है, और तलाश करने के बाद जब लड़का मिल जाता है तो उसकी कोशिश यह रहती है कि किसी भी प्रकार झूठ बोलकर, सच बोलकर, मान मनोबल करके लड़की का विवाह उस सुयोग्य लड़के के साथ कर दिया जाए। कभी कभी वह लड़की का विवाह किसी भी प्रकार हो जाए, इसके लिए वह लड़कों की भी परख नहीं कर पाता। केवल लड़के के पिता के समाज में उसकी प्रतिष्ठा देखता है, और उसकी कोशिश यह रहती है कि किसी भी प्रकार लड़की का विवाह संपन्न हो जाए, जिससे कि वह अपने इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए। इसकी प्रेमा है, जो रामस्वरूप की पत्नी है, ये आधुनिक लड़की की माता हैं, लेकिन उनका जो विचार है वह पुराना है। वे पुराने ख्यालों की है। वे यह चाहती है कि लड़की को ज्यादा पढ़ाना लिखाना सही नहीं था। लड़की बस मैट्रिक पास कर लेती तो घर में रहती, तो इतनी जिद्दी नहीं होती, इस तरह से मुंह नहीं फुलाती, हम जैसा कहते वैसा मान जाती। लेकिन पढ़ी लिखी है, इसलिए हमारी बातों को नहीं मान रही है, जिद पर बैठी हुई है। अपने पति से वे कहती भी है कि हमारे समय में कितना अच्छा था, केवल स्त्री सुबोधिनी एक पुस्तक पढ़ लिया, बस सारा ज्ञान मिल गया, और घर की कढ़ाई बुढ़ाई जान ली और घर में रह गए। इसके बाद गोपाल प्रसाद हैं, यह वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन इन्हें ऐसी बहू चाहिए जो पढ़ी लिखी न हो। पढ़ी लिखी बहू इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने लड़कों पर ध्यान नहीं दिया है। भले ही लड़के को बीएससी करवा के मेडिकल करवा रहे हैं, लेकिन लड़के का चरित्र कैसा है इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और लड़का भी गैर जिम्मेदार है, वह ठीक से पढ़ाई नहीं करता, फेल होता है, और फेल होने पर उसे वो साल का मार्जिन करता है। वे ऐसे पुत्र के पिता हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि अगर कम पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो घर में ठीक से रह सकेगी, नहीं तो पुत्र भी हीन भावना से ग्रसित हो सकता है। और पढ़ी लिखी लड़की अगर मिल गई तो ऐसे पति को प्राप्त करके वह परिवार के ऊपर दबाव भी बना सकती है। इसके बाद शंकर, जो गोपाल प्रसाद का पुत्र है, और यह दुष्चरित्र युवक है। यह गर्ल्स हॉस्टल में जाता है, वहां ताक झांक करता है, यहाँ तक कि एक बार पकड़ा भी गया था और इसने नौकरानी के पैर पकड़े और तब जाके इसकी जान बची। यह पढ़ाई में कमजोर है, फेल होता है, लेकिन अपने उस फेल होने के साल को यह 1-2 साल मार्जिन लेके चलता हूं, इस तरह कहकर अपना बचाव करता है। इसे भी कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, उच्च शिक्षित मिल गई, तो इसकी पढ़ाई की पोल खुल सकती है। यह ठीक से पढ़ता नहीं है, इसकी जानकारी लड़की को हो सकती है, और यह अपनी पत्नी के सामने हीन भावना से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए चाहता है कि पत्नी पढ़ी लिखी ना हो, जिससे कि वह उस पर दबाव बना सके, उस पर रौब गांठ सके। रतन रामस्वरूप का नौकर है। जैसा कि नौकर होते हैं, जरा आलसी, अपने मालिक के मुंह लगे, तो ये भी ऐसे ही है, ये काम सही ढंग से नहीं कर पाता। रामस्वरूप इसे हमेशा डांटते रहते हैं, और जब इसे मक्खन लाने के लिए कहते हैं तो ये मक्खन लाने जाता है, लेकिन पूरी एकांकी जब समाप्त हो जाती है तब जाके यह मक्खन लेकर आता है। यह इस एकांकी में हास्य प्रधान पात्र है। यह हास्य उत्पन्न करने के लिए एकांकीकार ने इसे रखा है। तो ये पात्र हुए। अब हम इसका सारांश समझते हैं। इस एकांकी की कथा वस्तु यह है कि बाबू राम प्रसाद मध्यवर्गीय व्यक्ति हैं। इनकी पुत्री उमा है। वे अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य लड़के के साथ हो जाए। इसके लिए वे लड़कों की खोज करते हैं, और काफी मेहनत के बाद
उन्हें बाबू गोपाल प्रसाद और उनके पुत्र शंकर मिलते हैं। तो बाबू गोपाल प्रसाद वकील हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, इसलिए बाबू रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह शंकर के साथ जैसे तैसे हो जाए। वे शंकर के विषय में खोज खबर नहीं रखते। बाबू गोपाल प्रसाद जैसा बतला देते हैं वे उसको उसी हिसाब से स्वीकार कर लेते हैं। अब लड़के पक्ष वाले आने वाले हैं, इसलिए बाबूराम प्रसाद, उनकी पत्नी प्रेमा और नौकर रतन सब मिलकर कमरे को सजा रहे हैं, तख्त को ठीक कर रहे हैं, उसके ऊपर चादर बिछा रहे हैं। उसी समय पति पत्नी में नोकझोंक चलती है। प्रेमा कहती हैं कि लड़की उमा मुंह फुलाए बैठी है, वह बन ठन नहीं रही है, पाउडर ये सब नहीं लगा रही है। तब बाबूराम प्रसाद कहते हैं कि अरे लड़कियों को तो पाउडर लगाना चाहिए, लड़कियों के कारण ही तो पाउडर का बिजनेस चलता है। एक ऐसी लड़की है जो ऐसा नहीं करती। ठीक है, जैसा भी हो उसको सजा संवार कर लेकर आना। इसके बाद प्रेमा कहती है कि तुमने ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है लड़की को, इसलिए यह मुंह फुला रही है। तुम अगर इसे पढ़ाते लिखाते नहीं तो हमारे अधीन रहती। हमारा जमाना बहुत अच्छा था, कढ़ाई बुनाई ये सब हम जानते थे, घर के काम कर लेते थे। ज्यादा हो गया तो स्त्री सुबोधिनी नामक पुस्तक पढ़ ली। उस पुस्तक में ऐसी बातें थी जिसको पढ़ लेने के बाद में MA और BE वाले क्या सीखेंगे, उतनी जानकारी उसमें हमें मिल जाती थी। और आज के जो MA BA जो आपने अपनी लड़की को पढ़ाकर बना दिया है, इसका यही फायदा मिला कि ये लड़की मुंह फुला रही है, हमारी बातें नहीं सुन रही है और अपनी मन की कर रही है। तो बाबू रामस्वरूप कहते हैं, पति पत्नी में ठिठोली होती है। वे कहते हैं कि एक ग्रामोफोन होता है, एक इंसान के द्वारा बनाया हुआ जिसको जब चाहे तब रोक दिया जाए, और एक भगवान के द्वारा बनाया हुआ ग्रामोफोन है जिसको रोकना मनुष्य की बस की बात नहीं है। यानी उनकी पत्नी बातूनी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। अब पत्नी भी कहती है कि तुम बस ऐसी बातें करते रहते हो। अच्छा, मैं अब लड़की के पास जाती हूँ। ये भी कहते हैं कि उसके पास रहो, उसको समझाओ बुझाओ और उसको सजा संवार कर लेकर चले जाना। इधर बाबू राम प्रसाद नौकर को कहते हैं कि जाओ जाकर मक्खन लेकर आ जाओ, और मक्खन लेने चला जाता है। और बाबू गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर उसी समय आते हैं। दोनों जब आते हैं उनका आदर सत्कार करते हैं और उनके सामने विनय भाव दिखलाते हैं। और यह हमारे भारतीय समाज की विडंबना है कि लड़की जितनी भी पढ़ी लिखी हो, पिता हमेशा यह चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह जल्दी से जल्दी किसी भी युवक के साथ हो जाए, और जो लड़का पक्ष है उसकी जैसी भी प्रतिष्ठा हो समाज में, लेकिन लड़की पक्ष वाले हमेशा उसके सामने झुके ही रहते हैं और हमेशा उसके मान मनोबल में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर रामस्वरूप बाबू भी ऐसे ही हैं, जो कुछ भी गोपाल प्रसाद कहते हैं उसको ये सीधे उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, यानी उनके मान मनोबल में लगे रहते हैं, जिससे कि नाराज न हो जाए और ये शादी न टूटे। उनकी यही कोशिश रहती है कि जिस तरह भी यह शादी हो जाए और लड़की अपनी ससुराल जाए। तो गोपाल प्रसाद, शंकर और रामस्वरूप बाबू में बातें होने लगती हैं। उसी बातों के सिलसिले में रामस्वरूप बाबू पूछते हैं शंकर से कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, लगता है अंतिम साल है। तब शंकर कहता है कि नहीं, 1-2 साल और लगेंगे। तो वे घबरा जाते हैं, बोलते 1-2 साल। तब शंकर कहता है कि मैं 1-2 साल मार्जिन लेकर चलता हूँ। ये मार्जिन का मतलब है कि वो फेल होता रहता है और उसी को वो मार्जिन बताता है। अब उसकी बात को समझ जाते हैं रामस्वरूप बाबू, लेकिन गोपाल प्रसाद उनको और अपनी बातों में समझाते हुए उनके ध्यान को भटकाते हैं। वे कहते हैं कि पिछले साल एक बीमार हो गया था और बीमारी के चलते एक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया। हमारा जमाना ऐसा था कि जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे तो 2 पैसे की दर्जनों कचौड़ियां पकौड़ियां खा लिया करते थे। इसके बाद भी फिर खाने पर ऐसे ही टूट पड़ते थे जैसे कि भूख लगी हुई हो। बाबू रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तब शंकर कहता है कि सरकार चीनी पर टैक्स लगाने वाली है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए।
जो स्त्री जितनी खूबसूरत है अपनी खूबसूरती के अनुसार वह सरकार को टैक्स दे, इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इससे गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता दिखलाई जाती है कि वह कैसा व्यक्ति है जो स्त्री के मान सम्मान पर कटाक्ष कर रहा है कि स्त्री को अपनी खूबसूरती के अनुसार टैक्स देना चाहिए, यानी स्त्री के प्रति उसके मन में सम्मान की कोई भावना नहीं है। इसके बाद फिर वह यह भी कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, यानी उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो खूबसूरत हो, यानी साधारण रंग रूप की लड़की वो पसंद नहीं करते। तो इसमें ऐसे व्यक्ति के रूप में भी वो दिखाए गए हैं जिनका पुत्र भले ही साधारण रंग रूप का हो, लेकिन उन्हें सुंदर और कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इसके बाद फिर पढ़ाई की बात चलती है, तब वे रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि हमें तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की लेकर हम घर में क्या करेंगे। यहाँ वे कहते हैं कि अब पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मिली है, क्या आपकी लड़की पढ़ी लिखी है। तब रामस्वरूप बाबू कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वो केवल मैट्रिक है। तब वे कहते हैं कि ठीक है, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर, और उनकी बात में शंकर भी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर वे रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तब रामस्वरूप बाबू कहते हैं कि जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है औरतों के नहीं। इस तरह से गोपाल प्रसाद अपने उस मनोभाव को व्यक्त करते हैं जो नारी शिक्षा का विरोधी है, यानी वे नारी शिक्षा की विरोधी व्यक्ति हैं। वे नहीं चाहते कि नारी शिक्षित हो, नारी पढ़ी लिखी हो। वे चाहते हैं कि कम से कम मैट्रिक पढ़ ले और घर में आके नौकरानी की तरह काम करे, घर की दासी बनकर रहे। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने पति के साथ बहस कर सकती है, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर वो पति के साथ बहस करती है, पॉलिटिक्स पर बात करती है, तो उसकी घर गृहस्थी अच्छी चलेगी। क्योंकि पढ़ी लिखी अगर युवती मिलती है तब वह घर के कई कामों में वह अपने शिक्षा के तौर पर सहयोग कर सकती है, घर को संभाल सकती है। लेकिन अगर अशिक्षित अगर युवती हुई तो वह घर को सुचारू रूप से नहीं संभाल सकती। लेकिन वे अपने पुत्र के हिसाब से अपनी बहू को देख रहे हैं, क्योंकि पुत्र पढ़ाई में कमजोर है। अगर बहू पढ़ी लिखी मिल गई तो पुत्रहीन भावना से ग्रस्त हो सकता है, इसीलिए वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। इसके बाद फिर जब उमा आती है, उमा को देखते हैं, उमा चश्मा पहनकर आती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, चश्मा लगा हुआ है। तब वे बाबू रामस्वरूप से कहते हैं कि ये चश्मा। तब रामस्वरूप बाबू तुरंत संभाल लेते हैं कि नहीं, इसकी आंखें दुख रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाने के लिए कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब ये संतुष्ट हो जाते हैं। उमा बैठती है, उमा से वे मीरा के भजन गवाते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह भजन उमा गाती है। इसके बाद फिर वे उमा से उसकी कढ़ाई बुनाई और पेंटिंग बनाने इत्यादि की बातें पूछते हैं, लेकिन उमा कुछ नहीं बोलती। उमा की ओर से बाबू रामस्वरूप ही सब बातें बतलाते हैं और उमा की प्रशंसा करते हैं और उमा को घरेलू लड़की के रूप में साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उमा घरेलू लड़की लगे और बाबू गोपाल प्रसाद इसे तुरंत स्वीकार कर ले। इसमें एक मध्यवर्गीय पिता के दर्द को भी दिखलाया गया है कि वह किसी भी प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, जिससे कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। इसीलिए वह झूठ बोलने के लिए, वह अपनी पुत्री के पढ़े लिखे होने की बात को छिपाने में भी उसे संकोच नहीं होता। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि तुमने इनाम उनाम जीते हैं। तब रामस्वरूप बाबू उसकी ओर से जवाब देते हैं कि हाँ, यह शर्मा रही है, इसने इनाम उनाम
तब रूखेपन से गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुछ इसे भी तो उत्तर देना चाहिए। तब रामस्वरूप बाबू उमा से कहते हैं कि उमा उत्तर दो, देखो ये क्या पूछ रहे हैं। अभी तक उमा चुप थी, वह अपमान के घूंट पी रही थी, लेकिन अब वह उसका धैर्य जाता रहा। लेकिन अब वह क्रोधित हो जाती है और अपने पिता से कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप बाबू घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं, कहते हैं अरे उमा ये सब। फिर उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर। तब गोपाल प्रसाद क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि बाबू राम स्वरूप, क्या आपने हमारी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाई, हम आप इस तरह से हमें अपमानित कर रहे हैं। तब उमा तेज स्वर में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। अब जैसे ही इस तरह से उमा कहती है, गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं, कहते हैं कि लड़कियों के हॉस्टल, क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब वह कहती है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए पास किया है, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपके साहबजादे की तरह मैंने कायराना हरकत नहीं की। हाँ, इनसे पूछिए। गर्ल्स हॉस्टल के चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, पकड़े गए, तब नौकरानी के पैर पकड़कर इन्होंने अपनी पीछा छुड़ाई और वहां से भागे। रामस्वरूप अभी भी उमा को चुप करा रहे हैं कि उमा चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद तुरंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, रामस्वरूप बाबू, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, आपकी ये बेटी बीए पास है और आपने इसे कहा कि ये मैट्रिक पास है, हमारे साथ ऐसा छल कर रहे थे। ये तो गजब हो जाता है यदि ये हमारे घर की बहू बन जाती। ठीक है, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चला जाऊंगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो शंकर। तब उमा कहती है, ठीक है, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन यही कहानी का केंद्र बिंदु है, यही कहानी का मुख्य भाव स्पष्ट होता है कि वह यानी कि कहानी का मुख्य पात्र उमा, केंद्रीय पात्र उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आप अपने पुत्र के रीढ़ की हड्डी के विषय में पता लगाइए, इसका बैकबोन ठीक है कि नहीं। यहाँ शंकर शारीरिक रूप से भी कमजोर है, वह ठीक से नहीं बैठ सकता, सीधे नहीं बैठ सकता, उसका जो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, झुकी हुई है, इसलिए वह झुककर ही बैठता है। और उसकी चारित्रिक भी कमी है, वह चरित्र की दृष्टि से भी दुष्चरित्र है। वह गर्ल्स हॉस्टल में घुसा हुआ, गर्ल्स हॉस्टल में वो चक्कर लगाता रहा, नौकरानी के पैर पकड़कर वहां से माफी मांगी और वहां से भागा। तो इस तरह से वह दुष्चरित्र युवक भी है। तो यहाँ पर उमा यह बतलाने की कोशिश कर रही है कि ऐसे दुष्चरित्र जो युवक के विषय में पिता को भी सोचना चाहिए, उसे भी जानना चाहिए कि उसका पुत्र कैसा है, उसका पुत्र योग्य है कि नहीं। केवल योग्य बहू खोजने से कुछ नहीं होगा, अगर पुत्र योग्य नहीं है तो बहू भी योग्य कैसे खोजा जा सकता है, क्योंकि हर लड़की का भी मन हो सकता है कि उसका पति भी योग्य मिले। तो यहाँ पर ऐसे पिता के ऊपर भी कटाक्ष की गई है कि जो अपने दुष्चरित्र, अपने कमजोर और अपने अयोग्य पुत्र के लिए वे सुयोग्य वधु की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिससे कि उसे सुयोग्य वधु प्राप्त हो। लेकिन ऐसा उचित नहीं है, जो जैसा है उसका उसी के हिसाब से चयन करना चाहिए। इसके बाद जब वो चले जाते हैं तब प्रेमा आती है और प्रेमा कहती है कि उमा रो रही है। बाबू राम प्रसाद कुर्सी से उठ खड़े होते हैं, तब तक रतन मक्खन लेकर आता है और कहता है कि मक्खन। सभी रतन की ओर देखते हैं और यहाँ ये एकांकी समाप्त हो जाती है। यही कथा वस्तु है। इस कथा वस्तु का केंद्रीय भाव है नारी सम्मान, यानी हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। नारी
हमारे परिवार की केंद्रीय पात्र है। यदि नारी का सम्मान होगा, यदि हम अपनी पुत्री, माता, बहन, बहू, इन सबका अगर सम्मान करेंगे तो हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। समाज को भी चाहिए कि वो नारी का सम्मान करे। इसके बाद इसमें दूसरी समस्या उठाई गई है, नारी शिक्षा की समस्या। नारी को शिक्षित होनी चाहिए। कुछ लोगों की मनोवृत्ति होती है कि वे नारी को शिक्षित देखना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि नारी अशिक्षित होकर रहे, उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू की तलाश रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को पढ़ाना चाहिए, नारी को शिक्षित करनी चाहिए, शिक्षित बहू की तलाश करनी चाहिए। कुछ ऐसे भी पिता होते हैं जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि वे अपनी पुत्री को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह जानकर कि बाद में इसकी शादी में, इसके विवाह में अड़चन हो सकती है, वे अपनी लड़की को पढ़ाते लिखाते नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वह जिस परिवार में जाएगी उस परिवार के मान सम्मान में वह वृद्धि ही करेगी, क्योंकि एक पढ़ी लिखी स्त्री अगर किसी परिवार में जाती है तो अपने ससुराल और मायके दोनों के मान सम्मान को बढ़ाती है और दोनों के समृद्धि में समान रूप से भागीदार बनती है, सहयोग करती है। इसके बाद शादी के लिए नाप तोल यानी कि दहेज को भी ध्यान में रखा गया है कि दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक है। बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। वे रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि चलिए बिजनेस के विषय में बातचीत कर ली जाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दहेज को प्रमुखता देते हैं। एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से यह बतलाया है कि विवाह बिजनेस नहीं है, विवाह व्यवसाय नहीं है, यह एक पवित्र रिश्ता है। इसकी पवित्रता को बरकरार रखी जानी चाहिए। इसके बाद पुरुष सत्ता की प्रधानता को यहाँ पे नकारने की कोशिश की गई है। पुरुष सत्ता प्रधान है। पुरुष हमेशा ही समाज में अपना एक अधिकार चाहता है। वह अपनी सहयोगी नारी को दबा कर रखना चाहता है, जबकि ऐसा उचित नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं, दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों में साम्य भाव होना चाहिए, जिससे कि समाज की प्रगति हो, समाज समृद्ध हो। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों समान रहेंगे, दोनों को समान दृष्टि से देखा जाएगा और दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, तब जाके समाज का कल्याण होगा। इस एकांकी का उद्देश्य भी यही है कि समाज में सच्चरित्र व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर सच्चरित्र व्यक्ति होंगे, जिनका चरित्र दृढ़ होगा, ऐसे ही व्यक्ति समाज को नई दिशा दे सकते हैं। समाज में उमा जैसी सच्चरित्र सुशील युवती की आवश्यकता है। वे ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं, समाज की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। शंकर जैसे अगर दुष्चरित युवक इस समाज में रहे तो समाज का पतन अवश्य होगा। फिर नारी सशक्तिकरण की बात की गई है कि नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नारी गरिमा को बरकरार रखनी चाहिए, नारी उत्पीड़न को समाप्त की जानी चाहिए, नारी को मनुष्य की तरह समझना चाहिए, पुरुष और नारी में भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद एकांकीकार ने समाज के मानसिक बदलाव को रेखांकित किया है कि समाज की जो मानसिकता है, नारी विरोधी मानसिकता है, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि अब समय ऐसा नहीं है कि हम नारी शिक्षा का विरोध करें, नारी उत्पीड़न में सहायक हो, बल्कि हमें नारी की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, नारी सम्मान की वृद्धि करनी चाहिए और नारी शिक्षा, नारी सम्मान, नारी गरिमा जो समाज के लिए आवश्यक है, उनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तब जाके समाज खुशहाल होगा, समाज की समृद्धि होगी, समाज समृद्ध होगा। इस तरह से एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से समाज के नारी विरोधी मानसिकता को बदलने की कोशिश की। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस एकांकी की कथा वस्तु को भली बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।